हेलो माय डियर लर्नर्स। वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज क्योंकि पावर कट हुआ है यहाँ पे इसीलिए मैं आपको दिख नहीं पा रही होंगी। तो देखो, कुल मिला के बात ये है कि आज जो है 15 सितंबर है और 15 सितंबर की द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ को हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं। और मैं वैसे यूजुअली कहती थी कि हेलो स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया आप में से ही कोई है, ठीक है, लाइक कमेंट्स में आया मेरे पास एक आइडिया। आइडिया ये आया कि हेलो स्टूडेंट्स की जगह मुझे हेलो लर्नर्स कहना चाहिए। दैट वुड बी मच मोर मोटिवेटिंग, ओके, एंड आई रियली लाइक दैट आइडिया। So because I also believe in this spirit that always we should have a learning spirit, okay. So इसीलिए हेलो लर्नर्स, और आज की डेट है 15 सितंबर। आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम एनालाइज करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस में। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है मुझे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो पॉलिटी से रिलेटेड अगेन आज ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ये क्वेश्चन से ही ले रही हूँ इन क्वेश्चंस को, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ ही साथ आपको नई नई चीज़ों के बारे में समझ में भी आने लगे और ये भी समझ में आने लगे कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और जो हमारा इंस्टाग्राम है उसका नाम बदल गया है, ठीक है। उस पेज का नाम पहले मयूरी भागवानी हुआ करता था, अब आईएएस श्योर शॉट है। धीरे धीरे इन सभी चीज़ों के नाम बदलेंगे, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैं थोड़ा प्रोसीजर धीरे कर रही हूँ, धीरे धीरे सबके नाम बदल रही हूँ, ओके। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ दिनों बाद आपको आईएएस श्योर शॉट के नाम से ही सब चीज़ें सर्च करनी है, ओके। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। और आपके आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखो, जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में गवर्नेंस में देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। पॉलिटी में देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इंटरनेशनल रिलेशन में एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जो कल का एडिटोरियल है, ओके। तो इसको भी देखेंगे। फॉर इंडिया द बजवर्ड नाउ इज ऑल अलाइनमेंट, इसको देखेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एनलाइटनिंग वाला आर्टिकल है ये, ओके। जीएस 3 में देखेंगे इकोनॉमी में इंडियाज ग्रोइंग वाटर क्राइसिस के बारे में। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे, ऑलराइट। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। गोवा में चल रही है उथापतल। क्या है भाई साहब ये? तो देखो, ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के जो एमएलएज थे, जो गोवा में इलेक्ट हो चुके एमएलएज हैं, उनमें से कुछ एमएलएज जो हैं वो डिफेक्ट कर गए हैं और ज्वाइन कर ली है उन्होंने बीजेपी। तो यहाँ पे कांग्रेस का मेल्टडाउन गोवा में देखा जा रहा है। लगभग 11 एमएलएज जो हैं उनमें से 8 एमएलएज जो हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। पहले बीजेपी के पास 40 में से 20 सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। अब इन 8 के यहाँ आने के बाद से यहाँ पे इनके पास 28 एमएलएज अपने हो गए हैं, ओके। तो ये पूरी बात हुई है। याद रखना कि यहाँ पे अब आप सोचोगे कि मैम डिफेक्शन के लिए तो हमारे देश में लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारे देश में, तो इन 8 मेंबर्स को तो फिर डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए कि इन्होंने डिफेक्ट कैसे कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के जितने भी टोटल एमएलएस थे यहाँ पे, उनमें देखो यहाँ पे कितने एमएलएस थे, 11 थे। 11 का 2/3 कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब लगभग 8 एमएलए जो हैं जो यहाँ पे डिफेक्ट कर गए, वो 2/3 कांग्रेस की पार्टी बना रहे थे इस हाउस में। और 2/3 एमएलए के डिफेक्ट करने को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो इन एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि कांग्रेस के ये 8 एमएलए डिफेक्ट करके, यानी कि दल को बदल कर बीजेपी में आ गए हैं। पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। अब कांग्रेस के कितने एमएलएज रह गए हैं गोवा के लेजिस्लेचर हाउस में? तो यहाँ पे इनके सिर्फ 3 एमएलएज रह गए हैं, ओके। तो अब देखो, कुल मिला के बात करते हैं क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, जैसे मान लो ये पर्सन है, ये एमएलए बना कांग्रेस से, ठीक है, कांग्रेस से बना। जब ये इलेक्ट हो गया, इसने कुछ समय बाद अपनी पार्टी चेंज कर ली और ये बीजेपी में आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, दल बदल दिया। जैसे ही इलेक्ट हुआ दल बदल दिया। तो इलेक्ट होने के बाद आप अगर इस तरह से दल बदलते हो, ये गलत बात है ना। ये क्या हुआ था, कुछ समय पहले 20th सेंचुरी थी, उसके एंड में क्या हो रहा था, 1980s के आसपास की बात है। एक एमएलए थे, ठीक है, जिन्होंने एक दिन में कई बार पार्टीज बदली थी, ठीक है। तो उनका नाम रख दिया था, उनका नाम था गयाराम। तो आया राम गया राम की सरकार
सरकार की कहा जा रहा था, ठीक है। लगभग 11 टाइम्स उन्होंने अपनी पार्टी बदली थी एक दिन में। तो ये इतना आसान, मतलब जैसे जिसने जितने पैसे दिए उस हिसाब से आप मूव हो जाओगे, जिसके जितने इंटरेस्ट उतना इजीली आप मूव कर जाओगे दूसरी पार्टी में। तो यहाँ पे सरकार तो जो बन रही है बिगड़ रही है वो अलग बात है, लेकिन लोगों के साथ जो सिटीजन है उनके साथ तो एक तरह से धोखा हो रहा है ना। सिटीजन ने आपको कि नहीं वैल्यूज के बेसिस पे, किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड होने के लिए आपको वोट दिया था। आपने जैसे ही इलेक्ट हुए आपने पार्टी बदल दी अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो ये गलत है ना। सिटीजन्स के मैंडेट के अगेंस्ट हो जाता है ये। आपके चक्कर में सरकारें गिर रही है, तो सरकार जो बनाई थी वो किसके कारण कारण बनी थी? सिटीजन्स के वोट्स के कारण। आपने सिटीजन्स के वोट्स को यहाँ पे वायलेट ही कर दिया, उनको इंसल्ट कर दिया, तो ये एक गलत चीज थी। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि अगर आप दल बदलोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था जब, ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन द ईयर 1985। और तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आने से 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, जिसमें आया ये एंटी डिफेक्शन लॉ। कहा गया कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर अपनी पार्टी से डिफेक्ट करता है तो उससे उस लेजिस्लेचर की मेंबरशिप ही ले ली जाएगी, यानी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो एमपी या एमएलए की पोजीशन वो होल्ड कर रहा है वो पोजीशन अब वो नहीं होल्ड कर पाएगा। ओके। तो यहाँ पे इसका डिसीजन कौन लेगा कि किसी ने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है? इसका डिसीजन लेंगे स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर, और राज्यसभा में तो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन है, वो यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेते हैं। ओके। और ये जो लॉ है ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों में अप्लाई होता है। ओके। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है। जैसे कि अगर कोई एमपी या एमएलए खुद से वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप गिव अवे कर दे या फिर अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। मतलब कि मान लो ये एक पर्सन है एक्स, इसने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा और ये यहाँ पे चुन लिया गया, ठीक है, तो एमएलए बन गया। ओके। अगर एमएलए बन गया और इसने एमएलए बन के पार्टी बदल ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी वॉलंटरीली यहाँ पे लीव करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो अब ये क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों? क्योंकि इनका जो एमएलए का टाइटल था वो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि कोई भी मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इलेक्ट होता है और वो वॉलंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप को यहाँ पे छोड़ देता है, तो फिर वो पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पर्सन जो है वो अपनी जो सीट है एमपी या एमएलए होने की वो छोड़ देगा, उसको खो देगा, ठीक है। सेकंड है इंडिपेंडेंट मेंबर। तो इंडिपेंडेंट मेंबर का ऐसा है कि कोई भी लेजिस्लेटर जिसने इंडिपेंडेंटली अपना कोई इलेक्शन जीता है, इंडिपेंडेंटली अगर कोई इलेक्शन जीता है और जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसे केस में उसका जो यहाँ पे सीट है, जो हाउस की मेंबरशिप है, वो भी चली जाएगी। ओके। तीसरा है नॉमिनेटेड एमपी। नॉमिनेटेड एमपी जो है अगर इलेक्ट होने के बाद या फिर पार्टी जो हाउस है उसका मेंबर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर उनकी भी सीट चली जाएगी, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये है कि अगर किसी पार्टी का जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स अगर यहाँ पे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसको यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, इसको स्प्लिट या मर्जर माना जाएगा। ओके। तो यहाँ पे इस केस में कांग्रेस के जो 8 एमएलए जो हैं वो जुड़ गए हैं बीजेपी के साथ, तो इनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 8 एमएलए 2/3 ऑफ द कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं इन द हाउस। ओके। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि 2/3 कांग्रेस उठ के बीजेपी में आ गई है। ओके। समझ गए? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है कैबिनेट अप्रूव्ड एडिशन ऑफ 4 ट्राइब्स टू एसटी लिस्ट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में 4 और ट्राइब्स को शामिल किया गया है। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं भाई? देखो, तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद फाइनली कुछ 4 ट्राइब्स हैं। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? देखो, हिमाचल से हैं, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से 4 ट्राइब्स हैं, इनको शामिल किया है। इनका नाम क्या है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर का अर्जुन मुंडा जी। ओके। एक ट्राइब तो है हट्टी ट्राइब। हट्टी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा है नरी कोरावन और यहाँ पे कुरीवीकरण, ठीक है। नरी कोरावन और कुरीवीकरण ये दोनों तमिलनाडु से हैं। और एक है बिंजिया ट्राइब्स, ये है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो यहाँ पे इनको शामिल कर लिया गया है एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में। और इसके अलावा गोंड कम्युनिटी जो है यूपी में कई कई जगह पर, ये बहुत माइनॉरिटी में, इसीलिए इसको भी अकॉर्डिंगली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है उस स्टेट के। और तो अब देखो थोड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। सेंसस 1931 जो हुआ था उसमें
पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ नाम दिया गया बैकवर्ड ट्राइब्स, जो कि एक्सक्लूडेड या पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में रहती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत पहली बार इन शेड्यूल ट्राइब्स को बैकवर्ड ट्राइब्स कहा गया था प्रोविंशियल असेंबलीज में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं बताता कि किस बेसिस पे शेड्यूल ट्राइब्स को चुना जाता है। हालांकि डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे 1931 के सेंसस के साथ ही आई थी, ठीक है, कि एक्सक्लूडेड एरिया से या पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया से अगर आप आ रहे हो तो। इसके साथ सेक्शन आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है हमारे शेड्यूल ट्राइब्स को। कैसे डिफाइन करता है कि जिन भी ट्राइब्स को या जिन भी ट्राइबल कम्युनिटीज को आर्टिकल 342 में जगह मिली है, वो सब यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब होंगी। तो याद रखना है, आर्टिकल 342 इज रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब एंड आर्टिकल 366 क्लॉज 25 इज रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, आगे बात करते हैं। देखो आर्टिकल 342 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि जो भी प्रेसिडेंट है वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ कंसल्टेशन करके पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए। अभी हमारे देश में लगभग 705 ट्राइब्स हैं जो नोटिफाइड हैं, ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर जो है ट्राइबल कम्युनिटीज का उड़ीसा से आता है। अभी देखो 4 और ऐड हो गई हैं इसमें, है ना। फिफ्थ शेड्यूल भी याद रखना, फिफ्थ शेड्यूल जो है ये किसके लिए है, ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। यहाँ पे भी शेड्यूल ट्राइब्स बहुत पाई जाती हैं। और एक है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल उन सभी एरिया से डील करता है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं लेकिन वो आसाम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम से बाहर है। ओके, तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एससीओ फाइट्स एंटी वेस्ट डिक्टेटर क्लब टैग। तो देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है। अभी देखो आपको मैंने अभी कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था, उसमें मैंने बताया था कि इंडिया जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन में है। एक तरफ है क्वाड, एक तरफ है क्वाड G7 और दूसरी तरफ है यहाँ पे G7 के साथ यहाँ पे इस साइड पे है SCO, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में फंस गया है इंडिया और बीच में रास्ता निकल रहा है G20 का। लेकिन अभी देखो SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया जाने वाला है। और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर अलग अलग तरीके के ब्लेम्स लग रहे हैं। तो पहले हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरा देख लेते हैं। क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कहा जाता है कि ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली इस पूरे रीजन की, जो इंडो पैसिफिक रीजन है या जो यूरेशियन रीजन है, इसकी पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। 2001 में इसको बनाया गया था और 2001 के पहले देखो 2001 में बनाया गया, 2002 में इसका चार्टर साइन हुआ और फाइनली यहाँ पे ये 2003 में फोर्स में आई। लेकिन 2001 के पहले यहाँ पे 5 जो यूरेशियन मेंबर्स हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको शंघाई 5 कहा जाता था। कौन कौन थे इसमें? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ शंघाई 5 नॉर द पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पहले इसमें उज्बेकिस्तान भी नहीं था। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ है और उसके बाद 2001 में इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिला है। शंघाई 5 जो है 1996 में बन गया था। बेसिकली ये बना था बॉर्डर डिमार्केशन वगैरह करने के लिए, और सोवियत रिपब्लिक्स जो बने थे छोटे छोटे चारों, उनमें चाइना चाहता था चाइना इनके साथ कोलैबोरेट करे और धीरे धीरे इनके साथ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करे इस एरिया में, ठीक है। 2001 में उज्बेकिस्तान आया और इसके साथ ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। तो यहाँ पे कुल मेंबर्स कितने हो गए थे? 6। बाद में इंडिया और पाकिस्तान को भी इसमें ऐड किया गया 2017 में, और इसके साथ मेंबरशिप जो थी अब 8 देशों तक ये पहुंच गई है। रिसेंटली ईरान भी इसका हिस्सा बन गया है और आगे जाके हो सकता है बेलारूस भी बहुत जल्दी इसका हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो अभी कुल मिला के ईरान के साथ देखोगे तो 9 मेंबर्स अब इसके हो गए हैं। ओके, अब जरा देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है और ऐसे में रशिया के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, चाइना के शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और साथ में 15 रीजनल स्ट्रॉन्गमैन आ रहे हैं, यानी कि 15 कम्युनिटी, जो 15 कंट्रीज हैं उनके लीडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखो हमारे 9 तो हमारे खुद के मेंबर्स हो गए, इसके अलावा आसपास के कुछ और भी कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया जो है आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर कहीं पे ऐसे पब्लिकली पार्टिसिपेट कर रहा है सैंक्शंस के बाद, और चाइना भी कोविड के बाद कहीं ऐसे पहली बार मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, साथ में देखो दूसरी तरफ
G7 भी अपना यहाँ पे झंडा लेकर चल रहा है। G7 की जो कंट्रीज हैं, कल मैंने बताया था, कल या परसों की G7 कंट्रीज में सारा वेस्टर्न ब्लॉक आता है, ठीक है। यानी कि यूएस हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं, कनाडा हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये वेस्टर्न ब्लॉक जो है, G7 कंट्रीज जो हैं, एक साइड पे वो हैं और दूसरी साइड पे यहाँ पे रशिया, ईरान, चाइना, बेलारूस, टर्की, ये सारे वो कंट्रीज जो एकदम वेस्ट के निशाने पर हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के निशाने पर हैं, वो सारी की सारी एक साथ आ रही हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और इनफैक्ट यहाँ के जो ये वेस्टर्न ब्लॉक है ना, G7 वाला, इन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये एससीओ और कुछ नहीं है, एंटी वेस्ट डिक्टेटर्स क्लब है। यानी कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, वेस्ट के अगेंस्ट खड़े होने वाला एंटी वेस्ट और डिक्टेटर क्लब यानी कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। देखोगे ना आप रशिया में और यहाँ पे चाइना में किस तरह की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह का काम चलता है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इनको डिक्टेटर क्लब कहा जा रहा है। अब ऐसे में इंडिया से पूछा गया कि भैया इंडिया को क्या लगता है, क्या ये एंटी वेस्ट डिक्टेटर क्लब है? तो इंडिया ने बोला नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो यहाँ पे हमेशा से कहा है कि एससीओ जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम एक तरह से वेंचर है एक, ठीक है, सभी किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अगेंस्ट या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन का पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए एक वेंचर है, जिसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सारे मुद्दों के ऊपर बात हो सके और मुद्दों को सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे जो रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट दोनों हो, यहाँ पे जो 15 मेंबर्स को लेकर आने हैं, 15 लीडर्स को, एक तरह से इसके पीछे भी एक जियो पॉलिटिकल मोटिव है। जियो पॉलिटिकल मोटिव ये है कि एक तरफ तो जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, G7 कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके है, यूरोप है, इन सभी ने रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं। रशिया के ऊपर क्यों सैंक्शन लगा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। और चाइना के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ताइवान स्ट्रेट, ताइवान सप्रेशन, ओके। तो यहाँ पे इसलिए इनके ऊपर लग रहे हैं सैंक्शन। ऐसे में ये दोनों एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि देखो भाई, वेस्टर्न एरिया, वेस्ट जो है, तुम हमें कितना भी आइसोलेट करने की कोशिश कर दो, हम आइसोलेटेड नहीं है, हमारे साथ हमारी पार्टनर कंट्रीज हैं। और उसमें ये पार्टनर कंट्रीज के तौर पे ये 15 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, वो इनके प्रूफ बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जियोपॉलिटिकल मैसेज भी जरूरी है। देन देखो, समरकंद में ये डिक्लेरेशन, समरकंद में ये पूरा हो रहा है कार्यक्रम, ठीक है, और उज्बेकिस्तान में, ठीक है, समरकंद में, और समरकंद डिक्लेरेशन यहाँ पे लाने की बात चल रही है। इसमें इंडिया का इंटरेस्ट यही है कि इंडिया यहाँ पे टेररिज्म के ऊपर बात करे, टेररिज्म को लिस्ट वगैरह कराने के लिए, टेररिज्म के अगेंस्ट काम करने के लिए यहाँ पे अपना मुद्दा उठाए, और साथ में ईरान का जो चबाहर पोर्ट है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ काम करता रहे, ओके। तो ये तो बात करी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लो। देखो, इसके हमने पढ़ा ना, एक तरफ वेस्ट क्या बोल रहा है कि ये तो एंटी वेस्ट डिक्टेटर क्लब है, ये बोल रहा है ना वेस्ट। लेकिन क्या है यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनके क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस। दूसरा है कोऑपरेशन करना पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, ठीक है। इसके साथ एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सभी को एनहांस करना। साथ में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे काम करना, और इसी के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडर जो ऑर्डर है, उसके लिए डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल ऑर्डर एक क्रिएट करना पूरे एरिया में, ठीक है। तो ये तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा। लेकिन कल का एक आर्टिकल है, ठीक है, ये कल का एडिटोरियल है, याद रखना, 14/9/2022 का एडिटोरियल है। फॉर इंडिया द बजवर्ड नाउ इज ऑल अलाइनमेंट। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझाती हूँ। देखो, पहले क्या था, इंडिया जो था, इंडिया ने शुरुआत जब की थी, जब इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे कैसा माहौल था? इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, जब नया नया वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर एरा क्या था? यहाँ पे एक साइड था वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें मेजरली यूएस था, और दूसरी साइड था यूएसएसआर, ठीक है। ये दोनों के बीच में आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी, ठीक है। ये दोनों के बीच में आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। ये यूएस जो था, ये डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे था, और यूएसएसआर जो था, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे था, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई थी, और दोनों यहाँ पे डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन एक ना एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। जो बीच की कंट्रीज है उनको अपनी साइड घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चल रहा था, ठीक है। ऐसे में इंडिया ने बोला कि भैया हमें तो किसी की तरफ भी नहीं पढ़ना, हमें ना यूएस की तरफ जाना है, ना यूएसएसआर की तरफ जाना है, हम तो नॉन अलाइंड रहेंगे। तो हमने नॉन अलाइनमेंट मोशन की शुरुआत करी, नाम की शुरुआत करी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, ठीक है। इसकी शुरुआत करी। हमने बोला हम तो भैया अभी अभी डेवलप होना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए, हमको नहीं पढ़ना बड़े देशों के झगड़ों में, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे
नॉन अलाइनमेंट से अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम बोलते थे ना हम यहाँ पे यूएस के साथ कोई रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ना यूएसएसआर के साथ करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे हमको समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें यूएस के साथ भी रिश्ते बनाने पड़ेंगे, यूएसएसआर के साथ यानी कि आगे जाके जो रशिया बन गया उसके साथ भी रिश्ते निभाने पड़ेंगे। एंड नाउ वी आर इन द सिचुएशन जहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ ऑल अलाइनमेंट, एंड दिस इज सीमिंग टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा ऐसा है कि यहाँ पे इंडिया का पहले नॉन अलाइनमेंट के ऊपर काफी जोर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आया कि बेस्ट गेम वही है जहां हम सबको साथ में लेकर चलें, सबके साथ रिश्ते निभाते हुए चलें। तो इसीलिए अब हम धीरे धीरे ऑल अलाइनमेंट पर आ रहे हैं। ठीक है, अभी उज्बेकिस्तान में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है उसी को यहाँ पे देखा जा रहा है कि हाँ देखो यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं, चाइना रशिया के साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ भी हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारा क्वाड के साथ भी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है। तो हम यहाँ पे ब्लॉक्स को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, एक साइड पे हमारा एससीओ चल रहा है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जहाँ पे रशिया है, चाइना है, और दूसरी साइड पे ब्रिक्स चल रहा है जहाँ पे हमारे साथ बाकी कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया चाइना यहाँ पे भी हैं। और इसके अलावा G20 G7 जो कंट्रीज हैं, क्वाड जो है वहाँ पे हमारे यूएस वाला ब्लॉक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनके बीच में अभी क्या कर रहे हैं, बैलेंस ही कर रहे हैं। एक और यहाँ पे I2U2 करके भी एक ब्लॉक है। ठीक है, जिसमें इसराइल इंडिया और यूएस यूएई आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन ब्लॉक्स हैं जिनको हमको एक साथ यहाँ पे टैकल करना है। एक आईपीईएफ भी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, इसके अलावा रशिया की बात करें तो रशिया के साथ हम अलग अलग आर्मी एक्सरसाइजेस में भी जुड़ रहे हैं। एससीओ की जो रैट्स एक्सरसाइज है, रैट्स वाली जो मीटिंग है वो भी यहाँ पे हो रही है। साथ में इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया की पिच ब्लैक एक्सरसाइज में शामिल हो रहा है। युद्ध अभ्यास जो है हमारी यूएस के साथ उसमें शामिल हो रहा है। तो ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। ठीक है, अभी इसके साथ में क्या हो रहा है, अभी हमने वैल्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। यानी कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पे डेमोक्रेसीज के लिए खड़े होते थे, मतलब एक जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होता है, दूसरा जो ये वाला ब्लॉक है रशिया चाइना वाला ये खड़ा होता है कॉमन गोल्स के लिए। तो हमने बोला भैया हमारे लिए डेमोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है और कॉमन गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे चुना है अपने वैल्यूज को। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज जो हैं यहाँ पे, नाम जो हम पहले बहुत ज्यादा जिसको फोकस करते थे नॉन अलाइनमेंट को, अब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं हम, इसको फेड अवे देखा जा रहा है। ठीक है, लाइक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने एक भी बार नाम की मीटिंग कोई अटेंड नहीं करी है। ठीक है, अभी देखो हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग रिलेशनशिप बन रहे हैं। रशिया के साथ क्या है, देखो रशिया के साथ हमने हमेशा साथ निभाया है, आगे भी निभाएंगे। एससीओ के थ्रू हम यहाँ पे रशिया के साथ जुड़े हुए हैं। हमने जब भी यहाँ पे यूएन में या कहीं भी किसी भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे रशिया के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे प्रपोजल आया है, हमने उसमें या तो एब्सटेन किया है या तो हमने रशिया का साथ दिया है। हमने कभी भी रशिया के अगेंस्ट हम खड़े नहीं हुए हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे यूक्रेन जो है, यूक्रेन वाली वॉर है, उसमें भी हमने ये कहा कि भैया डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर लो, कभी भी हमने अग्रेसर नहीं कहा है रशिया को। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इन्होंने बार बार इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी है कि आप रशिया के साथ बातचीत नहीं करोगे, उनके साथ ट्रेड रिलेशन तोड़ दोगे। लेकिन हमने ये चीज क्लियर रखी है कि देखो भाई रशिया के साथ हमारे अलग संबंध हैं, उनसे इनफैक्ट हमने ट्रेड रिलेशन और बढ़ा दिए आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। पहले हम कम ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब हमारा इंपोर्ट भी काफी बढ़ गया है। ठीक है, और इसके साथ इंडिया ने क्लियरली बोला है कि हम तो अभी एनर्जी टाइज हो गए, ट्रेड टाइज हो गए, इसको और स्ट्रेंथन करेंगे रशिया के साथ। ओके, और G20 समिट अभी आने वाली है, इंडिया में ही होगी, उसमें भी कोशिशें यही होगी इंडिया की साइड से कि रशिया को भी इन्वॉल्व किया जाए, चाइना को भी किया जाए, साथ में हमारे जो इस साइड वाले पार्टनर हैं यूएस यूके इनको भी शामिल किया जाए। दूसरी फिर मीटिंग दूसरे लीडर्स के बात करें तो चाइना के साथ, देखो चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध चल रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही चाइना ने लद्दाख स्टैंड ऑफ किया और हमारी जो आर्मीज हैं वो टकराई लद्दाख में, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से खटास आ गई थी हमारे रिलेशन में। ट्रेड के अलावा बाकी सारे रिलेशन हमारे एक तरह से रुक गए थे। इसीलिए हमने अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे डिसंगेजमेंट चालू हुआ है, धीरे धीरे डी एस्केलेशन चालू हुआ है। ठीक है, इंगेजमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे आर्मीज का वो कम हुआ है, और डी एस्केलेशन के चलते हो सकता है कि अब यहाँ पे बातचीत फिर से शुरू हो जाए। एक इशू ये भी था डोकलाम वाला। ठीक है, डोकलाम के बाद भी हमने अपनी बातचीत जो थी चाइना और इंडिया ने कम कर दी थी। इसके अलावा नेक्स्ट है ईरान। ईरान के साथ हमारा कैसा क्या चल रहा है, देखो ईरान जो है, ईरान के ऊपर अभी काफी टाइम से काटसा एक्ट लगा हुआ था। ठीक है, जो भी कंट्री ईरान के साथ डील करेगी काटसा लग जाएगा, अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था। तो यूएस जो है उसमें पहले जब ट्रम्प हुआ करते थे तब वो काफी स्ट्रिक्ट था इंडिया के ऊपर कि आप ईरान से कोई ट्रेड वगैरह नहीं करोगे, नहीं तो आपके ऊपर भी हम सैंक्शन लगा देंगे अंडर काटसा। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गई है, जो बाइडन जो है वो धीरे धीरे ईरान के साथ यहाँ पे नेगोशिएट करने उतर रहे हैं, और ऐसे में इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि बाहर तो
हमारे पास सीधी तरह से नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ अभी भी हमारे पास हाथ में है, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और सी पैक जो बना रहा है चाइना, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। ओके? इसके अलावा ऑयल का इशू भी है। ईरान जो है धीरे-धीरे यहाँ पे हम चाहते हैं कि ईरान की साइड से भी हमको इम्पोर्ट्स आने लगे ऑयल के, ठीक है? अभी तो कट गए थे लगभग 12% जो हमारा टोटल इम्पोर्ट करते हैं हम ऑयल का वो ईरान से करते थे। हमने ये आधी रात में ही ऐसे बीचों-बीच ही मना कर दिया कि नहीं भई हमको नहीं चाहिए तुमसे ऑयल क्यों? क्योंकि यूएस का डर था हमें। लेकिन अभी हमने क्लियरली बोल दिया है कि भई हमको तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ पे जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पे धीरे-धीरे ईरान को नेगोशिएट कर रहे हैं ईरान के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डील में वापस से ईरान आ जाए। ओके? इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि भई हम रशिया के साथ इतने यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि हमें रशिया का ऑयल मिल जाए। ईरान जो हमारा पुराना पार्टनर है उसके साथ भी हमें डील करने के लिए कुछ-कुछ यहाँ पे करना चाहिए। साथ में इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें तो इंडिया पाकिस्तान की जो बीच की जो रिलेशनशिप थी लगभग 2016 से स्टैंड स्टिल पे है। कुछ भी यहाँ पे आगे बातचीत नहीं हो रही। आर्टिकल 370 भी जब हटा दिया गया तब वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि हम यहाँ पे आपके साथ कोई रिलेशन ट्रेड रिलेशन नहीं रखेंगे। अब वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, ट्रेड रिलेशन उनको रखने हैं, ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ फिर से हमारा एंगेजमेंट शुरू हो जाए और हम इस रास्ते से ही शायद पाकिस्तान से निपटारा कर सकें ये टेररिज्म वाले इश्यू का। तो कुल मिला के अभी वाली जो सिचुएशन है दैट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन हेजिंग। हेजिंग मतलब समझते हो ना? हेजिंग मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक सीसॉ है और ये बीच में बैलेंस है। तो किस तरफ बैलेंस होगा इसको कहते हैं हेजिंग। तो हेजिंग का गेम चल रहा है, बैलेंस करने का गेम चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। पहले हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ थे, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ रहे हैं एंड व्हिच इज़ अ गुड साइन। ओके? नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट वाटर स्कार्सिटी। नाउ देखो इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि वाटर स्कार्सिटी इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल कंसर्न। ओके? सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, ये एक गवर्नेंस का इशू भी बन जाता है। ठीक है? कैसे? देखो यहाँ पे यूनेस्को की रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि यूनेस्को की रिपोर्ट बोलती है कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न आने वाला है जो कि एक साइलेंट क्राइसिस में आएगा, साइलेंट क्राइसिस के फॉर्म में पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाला है। इसमें वाटर स्कार्सिटी क्लॉक एक क्लॉक है, ठीक है? इंटरैक्टिव वेब टूल है। ये बोलती है कि लगभग 2 बिलियन लोग जो हैं आज के समय में ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ वाटर स्कार्सिटी है। इसके अलावा नीति आयोग की भी रिपोर्ट बोलती है कि आगे जाके 600 मिलियन लोग आगे जाके वाटर स्कार्सिटी जैसे इश्यूज को फेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे कई सारे सेक्टोरल और रीजनल कंपटीशन शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू या बायोडाइवर्सिटी का इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू बन जाता है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हो गई या बड़ी सिटीज हो गई, इन सिटीज़ में पानी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट के कारण और ये सिटीज़ फिर चाह रही हैं कि इन्हें सप्लाई मिले फ्रॉम द रूरल एरियाज़। ओके? तो ये सिटीज़ चाहती हैं कि हमें रूरल एरियाज़ से पानी मिले। अब भई अगर इन्हें रूरल एरियाज़ से पानी चाहिए तो रूरल एरियाज़ क्या करेंगे भई फिर? तो यहाँ पे धीरे-धीरे एक इश्यू बनता जा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ वाटर को लेकर, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर रिसोर्सेज़ को लेकर, ट्रांस बाउंड्री वाटर सिस्टम्स को लेकर, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर और 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। एक तो है बायोफिज़िकल जो कि डाइवर्सिटी वगैरह से रिलेटेड, इकोनॉमी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। दूसरा है सोशो इकोनॉमिक और तीसरा है गवर्नेंस को लेकर और स्पेशली इंडिया में जो सबसे बड़ा इशू है वो है बायोफिजिकल के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक रिस्क। ओके? तो यहाँ पे सेंसस ये बोलता है 2011 का कि लगभग 34% पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरियाज में रह रही थी, लेकिन आगे आके लगभग 2050 तक हमारी 50% पॉपुलेशन धीरे धीरे करके अर्बन एरियाज में आ जाएगी। जितना जितना अर्बन एरियाज बढ़ेंगे, जितना अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा, उतना वाटर यूज का इशू भी बढ़ेगा और वाटर यूज का इशू जितना बढ़ेगा उतना यहाँ पे हमें जरूरत लगेगी पानी की और पानी के लिए हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रखना है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें अर्बन वाटर मैनेजमेंट ट्रेजेक्टरी को एग्जामिन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे-जैसे कोई सिटी बड़ी होती है ना, वैसे-वैसे वो अपने ग्राउंड वाटर से सरफेस वाटर की तरफ बढ़ने लगती है और सरफेस वाटर जैसे अहमदाबाद का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अहमदाबाद में आज से कुछ साल पहले 80% जो वाटर यूज़ हुआ करता था, वो ग्राउंड वाटर से पूरा हो जाता था। अभी क्या हो गया है, यहाँ पे सब लोग जो है नर्मदा रिवर के ऊपर, कैनाल्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो ये क्या दिखाता है कि अर्बन वाटर जो है ये यूज हो रहा है, इरिगेशन यहाँ से जो रूरल एरिया से इरिगेशन वाटर होता था वो यहाँ से खींच के आ रहा है अर्बन एरियाज में। तो एग्रीकल्चर के कॉस्ट पे जो वल्नरेबल कैटेगरीज हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, इनके कॉस्ट पे
पानी मिल रहा है डेवलप्ड जो एरियाज हैं, जैसे कि सिटीज हो गई, बड़ी सिटीज, ओके। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे नागपुर और चेन्नई में भी यही हुआ कि रूरल अर्बन वाटर डिस्प्यूट्स देखने को मिले। रूरल एरियाज से आप पानी खींच के ला रहे हो, तो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए या नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए पानी नहीं बच रहा। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी हो रहा है। तो ये एक लूज लूज सिचुएशन है जिसको हमें विन विन सिचुएशन में बदलना है। कैसे बदलना है? देखो अभी क्या होता है कि रूरल एरिया से पानी खींच लिया जाता है, अब इनका एग्रीकल्चर सफर कर रहा है। दूसरा, अर्बन एरियाज में पानी जाता है, ये जल्दी से जल्दी पॉल्यूट हो जाता है, ग्रे वाटर बन जाता है, जिसको आप ट्रीट वगैरह भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली वी आर इन अ लूज लूज सिचुएशन। तो ये गवर्नेंस चैलेंज है, और इसको हमको अगर ठीक करना है तो हमें रीएलोकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमें रूरल अर्बन पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तभी हमारा जो 75th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, ये तभी रियलाइज हो पाएगी, तभी एक्चुअल में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जब ये वाटर इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व होंगे, ओके। तो दिस वाज द होल इशू अबाउट वाटर क्राइसिस एंड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ओके। नेक्स्ट हमारा देखो, कल का क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। तो यहाँ पे ये 4 रैंक्स बताई गई हैं। देखो 4 रैंक्स तो सही है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, क्लासिफाई करता है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको देखने को मिलता है, वो भी आर्टिकल नंबर 74 में। बाकी ये क्लासिफिकेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे जितने भी आपके लोकसभा के टोटल मेंबर्स हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उसका 15% जो हिस्सा है, उतने ही नंबर ऑफ मेंबर्स को आप मिनिस्टर बना सकते हो। ये सही है, ठीक है, ये अमेंडमेंट से आया था। तो यहाँ पे बी इसका सही करेक्ट आंसर है, सेकंड ओनली, ओके। और इसके अलावा कल का क्वेश्चन ये था, 103rd constitutional amendment was passed to provide reservation in education and employment to economically disadvantaged section of the society. Discuss the impacts and concerns. तो आपको इंट्रोडक्शन में पहले तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए था, और पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको आना था इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट में आपको बताना था व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, देन आपको बताना था कंसर्न्स। जो कल के आर्टिकल में हमने डिस्कस किए थे ना कि पिटिशनर क्या क्या कह रहा है, वो सारे कंसर्न्स ही थे, ओके। और उसके बाद आपको एक कंक्लूजन देना था वे फॉरवर्ड के फॉर्म में, ओके। अच्छा, जो भी अभी आजकल आप लोग कॉपीज भेज रहे हो, भेजते रहो। अभी ना थोड़ा सा जो हमारा शेड्यूल है थोड़ा सा टाइट चल रहा है, इसीलिए मैं सारी कॉपीज अभी इवेल्युएट नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा, आपके पुराने आंसर्स भी चेक करूंगी। और एक चीज आपसे ये चीज गुजारिश है कि एथिक्स की जो आपकी कॉपीज आप लोगों ने मुझे भेजी थी ना, मैंने अभी लास्ट सैटरडे को फुल लेंथ टेस्ट पोस्ट किया था, तो उसकी जो आप लोगों ने दो दो आंसर्स लिख के भेजे थे, मैंने कुछ कॉपीज तो चेक कर दिए। जो नहीं करी है, आप लोग मुझे एक बार टेलीग्राम पे पिंग कर देना ग्रुप में ही कि मैम ये रही हमारी कॉपी, इसको एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड हम ये कर देंगे। आज का क्वेश्चन देखो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये रहा, डिस्कस हाउ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये भेजना है? ग्रुप का नाम है मयूरी भागवानी यूपीएससी, ओके, समझ गए? तो इस ग्रुप पे भेज देना अपने आंसर्स, आई विल बी इवैल्यूएटिंग देम एज वेल एज योर पीयर्स विल बी इवैल्यूएटिंग देम, ओके। ऑलराइट, तो चलो आज के लिए इतना ही था। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लीज शेयर करो, क्योंकि जितने दोस्त आपके देखेंगे उतना कंपटीशन आपको फील होगा। जब हम प्रीलिम संग्राम भी करेंगे ना संडे को, यानी कि जब हम करंट अफेयर्स की क्विज रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, मजा आएगा जब ज्यादा लोग रहेंगे तो, ओके। और अपने आंसर्स कमेंट करना मत भूलना आज के प्रीलिम्स क्वेश्चन के। एंड यू नेवर नो कि अगर ये चेज योर गोल इनिशिएटिव फिर से चालू हो जाए, तो यू कैन ऑल्सो गेट अ मेंटरशिप कॉल इफ यू हैव नॉट गॉट इट येट। और एक और चीज आप लोगों को इसके कारण हो सकता है कि मिल जाए इन अ फॉर्म ऑफ सरप्राइज, ओके। तो कमेंट करते रहो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।